आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं, सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा राष्ट्रगीत को लेकर सैन एनिमेशन वीडियो की भी हो रही है। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर जगह जगह इसके गायन समेत कार्यक्रम आयोजित हुए। इन सबके बीच सैंड आर्टिस्ट मानस कुमार साहू ने अद्भुत अंदाज में राष्ट्रगीत के सफर और इसकी भावनात्मक विरासत को जीवंत कर दिया। ओडिशा में पुरी के समुद्र तट पर मानस ने वंदे मातरम पर आधारित एक शानदार सैंड एनिमेशन तैयार किया। इस एनिमेशन वीडियो के जरिए उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि हम सब भारत माता को खुशियों और समृद्धि से भरपूर बनाए रखने का संकल्प लें। वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि हमारे देश की एकता, साहस और त्याग की भावना का प्रतीक है। वंदे मातरम की गूंज सुनाए, वंदे मातरम की गूंज सुनाए। ये तस्वीरें रेगिस्तान में जारी भारतीय सेना के युद्धाभ्यास की हैं, जहां साउदर्न कमांड की थार रैप्टर ब्रिगेड की विमानन इकाइयों का जबरदस्त प्रदर्शन देखने को मिला। युद्धाभ्यास के दौरान हाई टेम्पो ऑपरेशन, विमानन और मैकेनाइज्ड शानदार फॉर्मेशन का तालमेल दिखा। इस युद्धाभ्यास में साझा टेक्निक्स और प्रोसीजर्स का कड़ा परीक्षण चल रहा है। हवाई निगरानी, रिकॉन, ओवरवॉच और विशेष हेलीबॉर्न मिशन को सफलता से अंजाम दिया गया। रैपिड ट्रूप इंसर्शन और क्लोज सपोर्ट कॉम्बैट मूव्स ने ऑपरेशनल तालमेल की नई मिसाल पेश की। हेलीकॉप्टर यूनिट्स और बख्तरबंद टुकड़ियों का रियल टाइम सिनर्जी का इसमें जबरदस्त समन्वय दिखा। इस युद्धाभ्यास में टेक्नोलॉजी और मैन पावर का बेहतरीन संगम, फ्यूचर बैटल स्पेस का लाइव डेमो दिखा। पाकिस्तान बॉर्डर पर भारत की तीनों सेनाओं का ये त्रिशूल एक्सरसाइज 30 अक्टूबर से शुरू हुआ था, जो 10 नवंबर तक चलेगा। यूपी के आगरा में बीएसएफ के वीरों ने मोटरसाइकिल पर हैरत अंगेज करतब से लोगों को रोमांच से भर दिया। 70 बाइकर्स की इस टीम में बीएसएफ की महिला जवान भी शामिल रहीं, जिसमें सबने अद्भुत संतुलन के साथ ही साहस का प्रदर्शन किया। ग्वालियर से आगरा पहुंची इस बाइक राइडिंग टीम ने भारत माता की जय जयकार करते हुए वंदे मातरम की आवाज बुलंद कर एक से बढ़कर एक स्टंट का प्रदर्शन किया, जिसे देखकर लोग मुग्ध हो गए। किसी जवान ने बिना हैंडल पकड़े ही बाइक चलाई, तो कुछ जवान एक ही बाइक पर सवार होकर गजब का संतुलन का प्रदर्शन करते नजर आए। राष्ट्रीय एकता सप्ताह के तहत बीएसएफ के जवान जगह जगह एकता और देशभक्ति का संदेश देते नजर आए। यूपी के अमरोहा में एक भैंसे का जन्मदिन मनाने का वीडियो वायरल हो रहा है। भैंसे के मालिक की पहल पर सुनगढ़ गांव के लोगों ने फूलों और नोटों की माला पहनाकर भैंसे की नुमाइश निकाली, डीजे बजाया और जमकर डांस किया। यही नहीं, भैंसे के जन्मदिन पर केक काटकर बांटा भी गया और ग्रामीणों के लिए दावत का आयोजन भी किया। भैंसे के जन्मदिन पर लाखों का खर्च करने वाले इस दानवीर ग्रामीण की खूब चर्चा हो रही है, जिनका नाम इसरार बताया जा रहा है, जबकि भैंसे को शेरा के संबोधन से बुलाए जाने की बात सामने आई है। भैंसे के शानदार तरीके से जन्मदिन मनाने को लेकर कोई इसके मालिक के पशु प्रेम की तारीफ कर रहा है, तो कोई इस मामले को पंचायत चुनाव की तैयारी से जोड़कर देख रहा है। मगरमच्छों के सन बाथ लेने की ये तस्वीरें राजस्थान के अलवर से आई हैं। सर्दी के मौसम में जिस तरह लोग धूप का आनंद लेते हुए विटामिन डी हासिल करने की कोशिश करते नजर आते हैं, ठीक उसी तरह मगरमच्छ भी इस मौसम में धूप का आनंद लेते दिखते हैं। अरावली की पहाड़ियों के बीच बनी सिलीसेड़ झील के तट पर मगरमच्छों को इस तरह सन बाथ लेते हुए देखने यहाँ पर्यटक भी खूब पहुँचते हैं। इस झील में 500 से ज्यादा मगरमच्छ बताए जाते हैं। और अब शुगर टेस्ट में नहीं होगा चुभन वाला दर्द। डायबिटीज यानी कि शुगर के मरीजों के लिए बड़ी राहत देने वाली खबर है। आईआईटी मद्रास के रिसर्चर्स ने एक ऐसी ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस तैयार की है जो कि किफायती है, इस्तेमाल में आसान है और लगभग बिना दर्द के काम करती है। इस डिवाइस को खास तौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए डेवलप किया जा रहा है ताकि उनकी डेली रूटीन वाली जांच आसान और सस्ती हो सके। ये डिवाइस न सिर्फ सस्ती और आसान है बल्कि बार बार उंगली में सुई चुभने के झंझट से भी इससे मुक्ति मिलेगी। जब आप अपना ब्लड शुगर लेवल टेस्ट करते हैं तो मशीन से जांच के दौरान उंगली पर हल्की सुई जैसी चुभन महसूस होती है। लेकिन अब आईआईटी मद्रास के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस तैयार की है
जो किफायती, इस्तेमाल में आसान और लगभग बिना दर्द के काम करती है। इस डिवाइस को खासतौर पर डायबिटीज के मरीजों के लिए डेवलप किया गया है ताकि वो रोज शुगर लेवल जांच लें और दर्द भी न हो। हालांकि अभी तक ब्लड शुगर जांच के लिए जो मशीनें हैं उनमें उंगली में एक सुई वाली स्ट्रिप को चुभाकर सैंपल लिया जाता है। हालांकि CGM यानी कंटिन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटरिंग जैसे डिवाइस भी हैं, लेकिन ये काफी महंगे हैं। ऐसे में अधिकतर लोग मशीन से ही शुगर लेवल की जांच करते हैं, जिसमें हल्का दर्द महसूस होता है। इसी दर्द से निजात दिलाने वाले इस डिवाइस को IIT मद्रास के इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल्स एंड थिन फिल्म्स लैब के शोधकर्ताओं ने बनाया है और इनका नेतृत्व प्रोफेसर परशुरामन स्वामीनाथन ने किया। साल 2023 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में डायबिटीज के 10 करोड़ से अधिक मरीज हैं। हर साल इस बीमारी के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। खान पान की गलत आदतों और बिगड़े हुए लाइफस्टाइल के कारण लोग इसका शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज का असर शरीर के कई अंगों पर होता है। एक बार ये बीमारी हो जाए तो कभी खत्म नहीं होती है। इसको केवल कंट्रोल किया जा सकता है। डायबिटीज के मरीजों की इन परेशानियों को देखते हुए IIT मद्रास के वैज्ञानिकों ने ये डिवाइस तैयार की है। प्रोफेसर परशुरामन स्वामीनाथन के मुताबिक जो नया डिवाइस बनाया गया है उसमें उंगली में सुई चुभने जैसी परेशानी नहीं होगी और बेहतर तरीके से टेस्ट किया जाएगा। ये डिवाइस मौजूदा मशीनों की तुलना में काफी सस्ता होगा और ये नया डिवाइस रीयूजेबल इलेक्ट्रॉनिक्स से बना है। ये जो डिवाइस IIT मद्रास में बनाई गई है, दिस इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइस। क्योंकि ये मेड इन इंडिया डिवाइस है, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसका प्राइस कम होगा, तो ये डिवाइस अच्छी है, पूरा दिन शुगर ट्रैक करने में हेल्प करती है, ये तो हम जानते ही हैं। बट क्योंकि इन डिवाइसेस को जनरली इम्पोर्ट किया जाता है तो इनका प्राइस थोड़ा सा हायर रहता है और कुछ दिन हम भले ही पेशेंट्स पे यूज़ कर पाएँ, बट लॉन्ग टर्म लगातार इन डिवाइसेस को पेशेंट्स पे यूज़ करना मुश्किल हो जाता है इनके कॉस्ट के चलते। अब क्योंकि ये डिवाइस मेड इन इंडिया है तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि डिवाइस का कॉस्ट कम होगा और डिवाइस का परफॉर्मेंस अगर अच्छा है, ग्लूकोज के एस्टिमेट्स जो हैं वो अच्छे हैं, एक्यूरेट हैं और प्राइस अफोर्डेबल है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स के लिए इसको यूज़ करके उनका डायबिटीज़ का स्तर बेटर मैनेज कर सकते हैं एज डॉक्टर्स, और पेशेंट्स भी अपना डायबिटीज़ बेटर मैनेज कर सकते हैं क्योंकि वो अपने ईटिंग बिहेवियर्स को, अपने एक्सरसाइज बिहेवियर्स को भी एनालाइज कर सकते हैं कि किन फूड से उनका ब्लड ग्लूकोज बेटर कंट्रोल रहता है, किन फूड से उनका ब्लड ग्लूकोज स्पाइक करता है, और उसी तरीके से वो अपने डाइट को प्लान कर सकते हैं। फिलहाल अभी सबसे आम तरीका है ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, जिसमें दिन में कई बार उंगली में सुई चुभाकर ब्लड सैंपल लिया जाता है। ये तरीका सटीक है लेकिन दर्दनाक और झंझट भरा। इसके मुकाबले कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग सिस्टम बार बार सुई चुभाने की जरूरत खत्म कर देते हैं और रियल टाइम रीडिंग देते हैं। लेकिन ये डिवाइस बहुत महंगे होते हैं और अलग स्मार्टफोन या रीडर की मदद से ही डेटा दिखाते हैं। प्रोफेसर स्वामीनाथन कहते हैं कि इस डिवाइस में लो पावर डिस्प्ले है और एक डिस्पोजेबल माइक्रो नीडल सेंसर है। इस डिवाइस से लोग घर पर ही कम कीमत पर शुगर लेवल जांच सकेंगे और किसी लैब या अस्पताल जाने की जरूरत नहीं होगी। हालांकि इसका असली फायदा तब होगा जब आम लोगों में इसके परिणाम भी अच्छे मिले। टाइम एंड रेंज का जो एस्टिमेट है वो ये डिवाइसेस हेल्प करती हैं करने में, प्लस ऐसे टाइम पॉइंट्स को बताने में कि किसी पर्टिकुलर टाइम ऑफ द डे हमारा शुगर हाई जा रहा है, किसी पर्टिकुलर फूड से हमारा शुगर हाई जा रहा है, कौन सी दवाएं हमारे पे अच्छा काम कर रही हैं, कौन सी नहीं कर रही हैं, क्या कुछ दवाइयों से या इंसुलिन से हमारा शुगर किसी टाइम ऑफ द डे से पे बिल्कुल निचले स्तर पे चला जाता है। तो इससे हमें ना कि हमारी डाइट को मॉडिफाई करने में हेल्प मिलती है, हमारे एक्सरसाइज को शेड्यूल करने में हेल्प मिलती है, बट ऑल्सो एज अ डॉक्टर हमारे को बहुत इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कौन सी दवाई पेशेंट के लिए बेस्ट सूटेबल रहेगी, उसका डोजिंग भी हम बेटर कर सकते हैं। इंसुलिन पे जो पेशेंट्स है उसमें ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है बिकॉज इंसुलिन का डोज एडजस्टमेंट हम बेटर कर पाते हैं। ये सेंसर्स ब्लड ग्लूकोज वैल्यूज़ को अधिकतर हर 5 से 10 मिनट पे चेक करते रहते हैं, तो हमारे पास मल्टीपल वैल्यूज़ रहती हैं पूरे दिन में ब्लड ग्लूकोज की, जिसके चलते हम एक बेटर एस्टिमेशन लगा पाते हैं ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल का। प्रोफेसर स्वामीनाथन के मुताबिक किसी भी रिसर्च की असली सफलता तभी होती है जब उसका नतीजा लोगों की जिंदगी में फर्क लाए। डायबिटीज के मरीजों के लिए इसका मतलब है रोजाना कई बार उंगली में सुई चुभाने की परेशानी से छुटकारा और बेहतर तरीके से शुगर लेवल कंट्रोल करना। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे IIT मद्रास के MS एंटरप्रेन्योरशिप स्कॉलर L बालमुरुगन ने कहा कि ये डिवाइस असली गेम चेंजर साबित हो सकती है। ये ग्लूकोज मॉनिटरिंग को आसान, गुप्त और किफायती बनाती है। इससे लोग अपनी शुगर लेवल नियमित रूप से चेक कर सकेंगे, अपने शरीर को बेहतर समझ पाएंगे और समय पर कदम उठा सकेंगे।
उन्होंने ये भी कहा है कि लंबे समय में इससे इमरजेंसी, हॉस्पिटल विजिट और परिवार पर आर्थिक बोझ कम होगा। राष्ट्रीय स्तर पर ये डिवाइस देश में बने मेडिकल टेक्नोलॉजी उत्पादों को बढ़ावा देगी, जिससे आयात पर निर्भरता घटेगी और स्थानीय रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। आमतौर से जो डायबिटीज के पेशेंट हैं उनका ब्लड ग्लूकोज किस तरीके से चल रहा है उसको चेक करने के लिए या तो हमारे पास एक टेस्ट होता है जो कि HbA1c है, जो कि पिछले 3 महीने का औसत डायबिटीज़ का स्तर हमें बताता है। और दूसरा हमारा जो रेगुलर तौर पे हम ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग करते हैं, जो कि हम फिंगर प्रिक से, ग्लूकोमीटर से अपने चेक करते हैं, जो हमें बताता है कि हमारा ब्लड ग्लूकोज का लेवल क्या चल रहा है ऑन अ डे टू डे बेसिस, पूरे दिन में, सुबह, दोपहर, शाम में हम उसे ट्रैक कर सकते हैं इस ब्लड ग्लूकोज मॉनिटर की हेल्प से। अब ये जो मिनिमली इन्वेजिव ग्लूकोज मॉनिटरिंग डिवाइसेस होती है, इनमें एक माइक्रोफिलामेंट होता है जो कि हमारे बॉडी के या तो बाजू पे या तो पेट पे अटैच हो जाता है, और ये माइक्रोफिलामेंट जो है बेसिकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर जाता है, तो और वहाँ का ब्लड ग्लूकोज लेवल ये एस्टिमेट करता है। डायबिटीज के कुछ मरीज दिन में 2 से 3 बार अपना शुगर लेवल जांच करते हैं, तो कुछ 2 या 3 दिन में। घर पर शुगर की जांच के लिए जो मशीनें आती हैं, उनमें सुई चुभन का दर्द होता है। IIT के वैज्ञानिकों के डिवाइस की मदद से डायबिटीज के मरीजों को पेन फ्री जांच की सुविधा मिलेगी, जो मेडिकल के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बंगाल के स्कूलों में स्टेट एंथम अनिवार्य हुआ है। चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं। पश्चिम बंगाल सरकार ने स्कूलों में स्टेट एंथम बांग्लार माटी बांग्लार जौल को गाना अनिवार्य कर दिया है। राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसे लेकर सभी उच्च प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्यों को अधिसूचना जारी की है। सभी स्कूलों में सुबह की प्रार्थना सभाओं में इसे गाना अनिवार्य होगा। इस गीत को रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। इसे साल 2023 में बंगाल का स्टेट एंथम घोषित किया गया था। पंजाब सरकार की ओर से बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा वितरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। अजनाला में करीब 450 बाढ़ प्रभावित किसानों को 65 लाख रुपए के चेक बांटे गए। अजनाला से विधायक कुलदीप सिंह ढालीवाल ने किसानों को ये चेक बांटे। उनके मुताबिक जिन गांवों की रिपोर्ट और केस तैयार हो चुके हैं, उन्हें तुरंत भुगतान किया जा रहा है। बाकियों के केस तैयार होते ही उन्हें भी जल्द मुआवजा मिलेगा। गुजरात के अंबाजी में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जनजातीय गौरव यात्रा का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर सीएम भूपेंद्र पटेल समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। ये यात्रा 13 नवंबर तक चलेगी और 14 आदि जाति जिलों सहित राज्य के विभिन्न जिलों में जन जागृति तथा आदि जाति गौरव के संदेश को जन जन तक प्रसारित करेगी। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के मौके पर देश भर में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बाबा महाकाल के प्रांगण में भी वंदे मातरम गाया गया। इस दौरान वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहे और सबने वंदे मातरम का जय घोष किया। वहीं महाकाल बैंड और पुलिस बैंड ने भी अपनी प्रस्तुति दी। मातरम मातरम वंदे मातरम 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 वंदे मातरम। करीब 29 ग्राम सोने और करीब 1400 डायमंड पीस से बना ये एप्पल इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुका है। खास बात यह है कि मुंबई के इस एप्पल को थाईलैंड रॉयल पैलेस में बेचा जा रहा है, जहां इसकी मुंह-मांगी कीमत मिल रही है। डायमंड और गोल्ड से बने इस एप्पल की कीमत 10 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसके मालिक रोहित पसाल हैं, जो मुंबई में गोल्डमैन के नाम से मशहूर हैं। और अब बात करते हैं देश को एकता के सूत्र में पिरोने वाले राष्ट्रगीत वंदे मातरम की। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर राजधानी दिल्ली समेत देश भर में खास कार्यक्रम हो रहे हैं। इन्हीं में से एक कार्यक्रम राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ और इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक खास डाक टिकट और सिक्का जारी किया। इस गीत ने आजादी की लड़ाई में अंग्रेजी हुकूमत की चूल्हे हिला दी थी। आइए आपको इस गीत के रचे जाने की कहानी और इसकी विरासत के बारे में बताते हैं। आज देश भर में भारत के राष्ट्रगीत वंदे मातरम की गूंज है। आज देश का बच्चा बच्चा वंदे मातरम गा रहा है। आज हर देशवासी के कंठ से वंदे मातरम की ध्वनि निकल रही है।
सुफला मलयज शीतला। वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर देश भर में खास उत्सव मनाया जा रहा है। राजधानी दिल्ली से लेकर तमाम राज्यों में इस सिलसिले में खास कार्यक्रम हो रहे हैं, जिनमें हजारों लाखों लोग वंदे मातरम का सामूहिक गान करके अपने राष्ट्रगीत का सम्मान कर रहे हैं। देश भर में हो रहे कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति के गीतों ने माहौल को जोश और गर्व से भर दिया है। बच्चों के हाथों में तिरंगा लहराता दिखा और हर तरफ देशभक्ति का रंग छा गया। वैसे तो कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब देश के हर नागरिक की जुबान पर वंदे मातरम शब्द न हो, क्योंकि ये केवल भारत माता की वंदना नहीं है, बल्कि इससे देशभक्ति की सबसे पावन भावना के स्वर फूटते हैं। और आज का दिन इस मायने में बेहद खास है, क्योंकि हमारे राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे हो गए हैं। वंदे मातरम गीत को तमाम वाद्य यंत्रों के जरिए शानदार प्रस्तुति दी गई, जिसे सुनकर लोग भावुक हो उठे। दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के मूल भाव के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम भारत की आजादी का उद्घोष था और ये हर दौर में प्रासंगिक है। वंदे मातरम कहता है, अबला के नमाए तबले बहुबर धारिणी नमामि तारिणी रिपुदल वारिणी वंदे मातरम वंदे मातरम। अर्थात अपार शक्ति धारण करने वाली भारत मां संकटों से पार भी कराने वाली और शत्रुओं का विनाश भी कराने वाली है। राष्ट्र को मां और मां को शक्ति स्वरूपा नारी मानने का ये विचार, इसका एक प्रभाव ये भी हुआ कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम स्त्री पुरुष सबकी भागीदारी का संकल्प बन गया। हम फिर ऐसे भारत का सपना देख पाए जिसमें महिला शक्ति,
राष्ट्र निर्माण में सबसे आगे खड़ी दिखाई देगी। दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में प्रधानमंत्री मोदी ने स्मरण समारोह की शुरुआत की। साथ ही वंदे मातरम के 150 साल पर डाक टिकट और सिक्का भी जारी किया गया। वंदे मातरम महज एक साहित्यिक रचना या किसी कवि की कविता या तुकबंदी से बुना हुआ कोई आम गीत नहीं है, बल्कि ये वो खास तराना है जिसने भारत की आजादी और स्वतंत्रता संग्राम के लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों, देशभक्तों और राष्ट्र निर्माताओं को प्रेरित किया। और ये गीत देश में जन जागरण की धुन बन गया और इसका ऐसा असर हुआ कि ये गीत ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीयों की एकता की पहचान बन गया। सन 1873 बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय एक शाम जब अपने घर लौट रहे थे कि वहां उपस्थित कर्नल डफिन नाम के एक ब्रिटिश ऑफिसर ने उनके साथ हाथापाई की। एक उच्च पद के प्रशासनिक अधिकारी होने के बावजूद इस सार्वजनिक अपमान ने बंकिम बाबू को अपने ही देश में गुलामी की असली पीड़ा का एहसास करवाया और यही घटना वंदे मातरम की रचना का आधार बनी। सन 1875 में संस्कृत और बंगाली शब्दों के संगम से भारतीय संस्कृति और आत्मगौरव के पुनर्जागरण के लिए बंकिम बाबू ने इस गीत की रचना की। इस गीत में भारत को एक सजीव इकाई, एक माँ के रूप में दर्शाया गया। एक ऐसी माँ जो शस्य से श्यामला, सुजला, सुपोषित और पवित्र है। 1882 में बंकिम बाबू द्वारा आनंद मठ उपन्यास में यह गीत पहली बार प्रकाशित हुआ और 1896 में रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया। जब लॉर्ड कर्जन ने फूट डालो और राज करो की नीति के तहत बंगाल का विभाजन किया, तब वंदे मातरम बंगाल के नवजागरण की चेतना बन गया। ब्रिटिश सरकार ने गीत पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया, पर भारत प्रतिबंधों के आगे कब झुका है। वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के बाद आज भी इसकी धुन हर देशवासी के दिल में धड़कती है। मातृभूमि के प्रति गौरव, प्यार और इसकी रक्षा की भावना सबके मन में कूट कूट कर भरी है और देशभक्ति की लौ जलाए रखने की ये प्रेरणा वंदे मातरम से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद हैं। इनका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। शुक्रवार को सेंसेक्स 95 अंक गिरकर 83,216 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 17 अंक फिसला, ये गिरकर 25,492 पर आ गया। शुक्रवार को सोने की कीमत में हल्की गिरावट आई। सोना 100 रुपए सस्ता हुआ। इसके साथ ही दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 1,24,600 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 1,53,300 रुपए पर स्थिर रही। शुक्रवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 2 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 86 रुपए 65 पैसे हो गई। हीरो मोटोकॉर्प ने अपनी पॉपुलर बाइक हीरो एक्सट्रीम 125R का नया वेरिएंट लॉन्च किया। कंपनी ने इसमें 3 राइड मोड्स, क्रूज कंट्रोल, राइड बाय वायर थ्रॉटल और ड्यूअल चैनल ABS जैसे फीचर्स शामिल किए हैं। इसे 3 रंगों में पेश किया गया है। इसकी कीमत 1,04,500 रुपए है। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पब्लिक प्लेस पर दिखाई देने वाले आवारा पशुओं पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर एक बार फिर से सख्त रुख अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में स्ट्रीट डॉग समेत सभी आवारा पशुओं को लेकर राज्य सरकारों को बड़ा आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच ने अपने एक आदेश में सभी राज्य सरकारों से कहा है कि वो आवारा कुत्तों और मवेशियों को हाईवे, सड़कों और एक्सप्रेसवे से हटा दें। कोर्ट ने कहा है कि इन सभी आवारा जानवरों को गौशाला या फिर शेल्टर होम्स में शिफ्ट किया जाए और वहां नियमों के मुताबिक जरूरी खाना पीना और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाए। कोर्ट ने अपने मौखिक आदेश में कहा है कि इसका सख्ती से पालन करना जरूरी होगा, वरना अधिकारियों को व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदार ठहराया जाएगा। कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को ये निर्देश दिया है कि वो सरकारी और निजी संस्थाओं की पहचान और वहां आवारा पशु घूमते दिखते हैं, इन संस्थाओं
में अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, सार्वजनिक खेल परिसर, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन शामिल है। कोर्ट ने आदेश दिया है कि इन सभी सार्वजनिक जगहों को इस तरह घेराबंदी करें कि आवारा कुत्ते परिसर में अंदर न आ सके। कोर्ट ने यह भी कहा है कि अधिकारियों को ऐसे परिसर से आवारा कुत्तों को हटाकर उनकी नसबंदी करानी होगी और इसके बाद उन्हें डॉग शेल्टर में भेजना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन जगहों से आवारा कुत्तों को हटाने की जिम्मेदारी लोकल अथॉरिटी पर डाली है। कोर्ट ने कहा है कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में लोकल अथॉरिटी 2 हफ्ते में सार्वजनिक जगहों की पहचान करेगी। कोर्ट ने सभी संस्थाओं से कहा है कि वो इन जगहों पर निगरानी रखने के लिए नोडल अफसर नियुक्त करें। कोर्ट ने इन सभी जगहों पर नियमित मुआयना करने के साथ साथ सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इस आदेश पर अमल को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने के लिए कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि अभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसकी कड़ाई से पालना सुनिश्चित करें। जाहिर है कि पब्लिक प्लेस पर आवारा पशुओं से लोगों को बहुत परेशानी होती है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश को लेकर हमारे सहयोगी मनीष चौरसिया ने दिल्ली के लोगों से बात की, उनकी राय जाननी चाहिए। अस्पताल में आप आए थे, सुप्रीम कोर्ट ने अब ये साफ कर दिया है कि कहीं पर भी अस्पताल के बाहर अब डॉग्स नहीं होंगे, सरकारों को उनको हटाना होगा। अस्पताल हो गया, स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, बस अड्डा, रेलवे स्टेशन। आपको यह बात सही लग रही है या फिर आपको लग रहा है कि डॉग्स का अपनी जगह है, उनको रहना चाहिए? बिल्कुल नहीं रहनी चाहिए, सही बात है। होती थी उनसे? हाँ, दिक्कत होती थी उनसे? हाँ, दिक्कत होती थी। हाँ, इसकी वजह से क्राइम डॉग्स भी है और क्राइम मंकी भी है, इनको नहीं रहना चाहिए क्योंकि इनसे हमें खतरा है, हमारी जान को खतरा है। अगर क्राइम हम कुछ सामान लेके जाते हैं, जैसे खाना लेके जाते हैं या कोई फल लेके जाते हैं हम अपने मरीज के लिए, तो वो आते हैं और छीन के लेके चले जाते हैं, जिससे इतनी बड़ी समस्या आपको लगती है कि डॉग्स? बहुत बड़ी समस्या है, बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या है ये। और फिर डॉग्स और ये मंकी, ये जो है जब ये काट लेते हैं तो आप मालूम है कितनी खतरनाक बीमारी होती है। तो इसको तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ पर। ये इलाज के लिए है, हॉस्पिटल बीमार करने के लिए नहीं ना। डॉग्स में क्या दिक्कत है? दिक्कत खुले में जैसे काट ले, पीट ले, उससे बचाव के लिए है, उसका कोई बचाव नहीं है। तो अस्पताल के बाहर नहीं रहना चाहिए? अस्पताल के बाहर नहीं रहना चाहिए, गलत है। किसी के काट ले तो परेशानी इंसान को ही होगी। ये सही बात है, बिल्कुल हटाना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। क्या दिक्कत होती है? दिक्कत किसी का काट ले, कई केस आए हुए अभी, वहीं से मैं भी बंदर काटे का इंजेक्शन लगा के आया हूँ अभी अंदर से। कोई डॉग नहीं काटा आपको? बंदर ने काटा, डॉग वाले भी कई थे अंदर। अच्छा, तो आप कहें कि बंदर भी एक समस्या है? सर जहाँ मैं काम करता हूँ वहाँ डेली वो बंदरों के बीच में बैठते हैं। कश्मीरी गेट कोर्ट, पुरानी कचहरी। हटाओ ना, उनके कोई एक जगह बनाइए रहने के लिए, थोड़ी है हटा के तुम कहाँ ले आएंगे उनको? शेल्टर होम ले जाएंगे, शेल्टर होम ले जाओ, वहाँ ले जाओ, वहाँ वो ठीक है यार। अस्पताल, स्कूल के बाहर मत छोड़ो। हमारे छोटे बच्चों के ऊपर भी हमला कर देते हैं, कभी सुना भी होगा तुमने, बच्चों के ऊपर हमला कर। भगवान श्री राम की नगरी पर एक बार फिर से उत्सव का रंग चढ़ता नजर आ रहा है। यहाँ 25 नवंबर को राम मंदिर के शिखर पर होने वाले ध्वजारोहण समारोह को लेकर भव्य तैयारियां चल रही हैं। इस आयोजन को लेकर बड़ी संख्या में अतिथि और श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था की गई है। कार्यक्रम को लेकर श्रद्धालुओं में ऐसा जोश है कि होटल से लेकर गेस्ट हाउस तक की बुकिंग फुल हो चुकी है। रामनगरी में एक और महाआयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं। साज सज्जा का काम तेजी से चल रहा है। मिस्त्री से लेकर मजदूर तक अपने अपने काम में जुटे हुए हैं। प्रभु श्री राम के नाम के लहराते ये पताके बता रहे हैं कि अयोध्या में कोई बड़ा धार्मिक अनुष्ठान होने जा रहा है। बड़ी हस्तियों के साथ ही साधु संत और श्रद्धालु इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनेंगे, जो एक तरह से राम मंदिर की पूर्णता का प्रतीक क्षण होगा। 25 नवंबर, जिस दिन भगवान श्री राम और माता सीता के विवाह का उत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, उसी विवाह पंचमी के पावन अवसर पर राम मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म ध्वज फहराएंगे। 25 नवंबर की भव्य तैयारी हो रही है। भगवान श्री राम के मंदिर पे वो ध्वजा लहराने की जो
कवायद है वो शुरू हो चुकी है और इसी गेट नंबर 11 से जो है नरेंद्र मोदी का प्रस्थान होगा। उसको देखने के लिए उसकी 7 जो सजावट है वो पूरी की जा रही है और यहीं पे वो क्यारी बनाई जा रही है, यहीं पे गमले रखे जाएंगे, यहीं पे लाइटिंग होगी और इस लाइटिंग के अनुसार यहाँ पे जो पूरी सजावट है गेट की वो लगातार की जा रही है। और आप देख सकते हैं वो शिखर है, शिखर पे ही जो है वो ध्वज फैलेगा। 25 नवंबर को होने वाले इस महा आयोजन के लिए आमंत्रित अतिथियों से 24 नवंबर को यहां पहुंचने की अपील की गई है। उन सब के ठहरने के साथ ही सभी तरह की व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई हैं। तैयारी अच्छी चल रही है, निमंत्रण दिए जा रहे हैं, डाक से भेजे गए हैं, बाई हैंड भेजे गए हैं, व्हाट्सएप पर सूचनाएं भेजी गई हैं, टेक्स्ट मैसेज दिए गए हैं, आजकल टेलीफोन से याद कराया जा रहा है। सभी लोगों को ये कहा जा रहा है कि आप 24 नवंबर को आ जाएं। केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश के बंधु बांधव बुलाए गए, सारा देश नहीं बुलाया है। और सबके आवास व्यवस्थाएं हो रही हैं, बड़ी मात्रा में होम स्टे, धर्मशालाएं, आश्रम सबने अपने यहाँ निवास की अनुमति प्रदान की है। जगह जगह भोजनालय चलाएंगे, कम से कम 7 स्थानों पर भोजनालय जरूर चलेगा। इस महाअनुष्ठान में अधिक से अधिक लोग सम्मिलित होने की इच्छा रखते होंगे, लेकिन व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए कुछ व्यवस्था भी होती है। इसलिए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से आमंत्रित लोगों से ही आने की अपील की जा रही है। 25 नवंबर को होने वाले कार्यक्रम को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है, इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि यहाँ 20 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक के लिए किसी होटल से लेकर गेस्ट हाउस तक में कोई जगह खाली नहीं है। होटल संचालकों के अनुसार सभी कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं। जब से ये क्लियर हुआ कि ध्वजारोहण माननीय प्रधानमंत्री जी करने आ रहे हैं, उसके बाद से लगातार होटल पे हमारी बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है। 2 या 3 इन्वेंट्री हमारी अभी ऑन है, सारी इन्वेंट्री ऑफ हो चुकी है और लगभग भीड़ की वजह से तो फोन भी बाहर से बहुत आ रहे हैं कि हमें कमरे चाहिए, लेकिन हम लोगों के पास कमरे उपलब्ध नहीं है। 20 तारीख से 30 तारीख तक हमारे यहाँ भीड़ है। हाँ, 10 दिन की बहुत ज्यादा भीड़ है। समझ लीजिए कि कई जो गेस्ट आके चले गए हैं वो बार बार फोन कर रहे हैं कि हमें रूम चाहिए, लेकिन हमारे पास रूम उपलब्ध नहीं है। लगभग 2 या 3 25 तारीख को हमारे पास इन्वेंट्री ऑन है, उसके बाद सब इन्वेंट्री ऑफ हो चुकी है। हमारे पास अभी तो जाने चलिए 20 तारीख से तो ओवर बुकिंग आ रही है और 21-30 तारीख तो फुल ही है हमारे पास है, अवेलेबल नहीं है हमारे पास अभी तो रूम, क्योंकि बहुत ज्यादा क्राउड बढ़ रहा है। 31 तारीख तक तो बुकिंग है, आगे भी बुकिंग हमारे पास आ ही रही है। ऑनलाइन हमारा चलता है तो ऑनलाइन ऑफलाइन तो दोनों भी आ रहे हैं, तो ओवर फुल ही रहता है हमारा। मतलब साफ है कि अगर आप 20 से 30 नवंबर के बीच अयोध्या पहुंचकर यहाँ के होटलों या गेस्ट हाउस में ठहरने का प्लान बना रहे हो तो शायद ही संभव हो। जो संख्या बताई गई वो तो 8,000 लोग यहाँ पे, लेकिन उस दिन विशेष एक तिथि है विवाह पंचमी की, जिस दिन राम बारात निकलती है अयोध्या से। राम जी यहाँ ध्वज के निकलते हैं और सीता माता को लेने के लिए सीधा जनकपुरी जाते हैं, तो अयोध्या से वो बारात भी निकलती है। तो एक शुभारंभ वो भी होगा, राम विवाह का भी, विवाह पंचमी होगी। तो उसको हिसाब से अगर देखा जाए तो अयोध्या में वो भारी भीड़ और भारी भरमार देखने को मिलेगा। तो अयोध्या के जो रेस्टोरेंट है, होटल है, होम स्टे है, ये सभी बुकिंग पे हैं और हाउसफुल बताए जा रहे हैं। क्या आपको पता है कि मुंबई में भी मां वैष्णो देवी का मंदिर है? वैसे तो यहाँ की प्रसिद्ध देवी मां मुंबा के दर्शन आपने किए ही होंगे, लेकिन आज आपको यहाँ वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे। वैष्णो देवी का ये पावन धाम मुंबई के मलाड इलाके में बना है और इन दिनों इस मंदिर की चर्चा इसलिए खूब हो रही है क्योंकि इस साल मंदिर के निर्माण को 25 साल पूरे हो जाएंगे और इस मौके पर यहाँ विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। मुंबई में है तो तुरंत ही मलाड ईस्ट में आ जाइए, क्योंकि यहाँ भी हूबहू वैष्णो देवी माँ का दरबार देखने को मिलेगा आपको। जी हाँ, यहाँ तमाम श्रद्धालु आते हैं वैष्णो देवी माँ का दर्शन करने के लिए और खास बात यह है कि यहाँ की तस्वीरें, यहाँ के वीडियोस बहुत ही तेजी से वायरल होते रहे। अजय जी, इस समय हम कहाँ पहुँच चुके हैं? अभी आप हाथी मड्डा पूरा करके अपन सांची छत आ गए। जैसे समझो चढ़ाई पूरा हो जाए फिर सांची छत आता है वैष्णो देवी कटरा में, ऐसा ये पॉइंट को सांची छत बोलता है। इधर लिखा है सांची छत। अच्छा, वो देखिए यहाँ पर बिल्कुल, यहाँ पर शांति का जो प्रवेश द्वार है वो अब ऐसा दिखता है। इस तरह से लोग देखिए कितनी मशक्कत करते हुए भीतर की तरफ लोग जा रहे हैं। बहुत ज्यादा झुकना पड़ता होगा और अच्छा खासा ध्यान भी खुद का रखना होगा। वैष्णो
देवी का दरबार मुंबई का इस समय आप देख रहे हैं। और ये देखिए बिल्कुल वैसे ही फील हो रहा है जैसा कि वैष्णो देवी जी के दरबार में पहुंच चुके हैं वैष्णो देवी माता जी के दरबार में। और देखिए बहुत ही ज़्यादा भव्य इस समय माता रानी लग रही हैं, वाकई में इतनी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं कि यहाँ पहुँचने के बाद लोगों के जो तनाव हैं, जो थकावट है, वो माता जी को देखने के बाद तुरंत ही दूर भी हो जाते हैं। थोड़ा दृश्य देखें, बिल्कुल उसी तरह से फील हो रहा है कि पहाड़ों को काटकर मंदिर बीच में बनाया गया है। बाद में भक्त भैरवनाथ के दर्शन करते हैं और तभी उनकी यात्रा पूरी मानी जाती है। सुबह 7:15 बजे आरती होती है, 7:15 से 8 दर्शन और आरती होते हैं। 8 बजे से दर्शन चालू होता है, 8 से 1:30 बजे तक चालू रहता है दर्शन, फिर 1:30 से 2:30 बंद रहता है, 2:30 से फिर 9 बजे तक दर्शन रहता है, बीच में 7:15 बजे वापिस आरती होता है। सुबह शाम 7:15 बजे आरती होती है, 7:15 से 8। इस मंदिर के 25 साल पूरा होने पर कई विशेष आयोजन हो रहे हैं। आम दिनों के मुकाबले दर्शन और पूजन के लिए भारी भीड़ पहुंच रही है। कहाँ से आए आप लोग वैसे? मोलन। कितना कुछ जानते हैं वैष्णो देवी मैया के बारे में यहाँ के? यही रहते हैं, बहुत कुछ यही रहते हैं। अच्छा, तो मतलब आप इनको बुलाए हैं दर्शन करने? मैं बचपन से इस दरबार में, इस मंदिर में आ रहा हूँ। माता रानी की बहुत बड़ी कृपा है। मैं जब छोटा बच्चा था, स्कूल में था, तब माता ने सपने में दर्शन देके कहा था कि ये मेरा धाम है, यहाँ पे आओ। तब से आज मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। हमारे नज़रों के सामने माता ने इतने चमत्कार किए, इतनी कृपा किए है। जो जिस मुराद से माँ के दरबार में आए, माता ने उसे सब पूरा किया, सब दिया। 25 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था, तब से इस मंदिर में अखंड ज्योत जल रही है। यहाँ पर आकर के वैष्णो देवी माता रानी का जो दर्शन है, स्पेशली मुंबई के मलाड ईस्ट में, वो मेरा और आपका पूरा हो चुका है। फिर एक बार सभी प्यार से कहेंगे, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, बोलो माता रानी वैष्णो देवी की जय। वीडियो जर्नलिस्ट वादत खां के साथ धर्मेंद्र दुबे, गुड न्यूज टुडे, मुंबई। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल T20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला। खेल जगत की और खबरों को जानने के लिए रुक करते खेल चक्कर का। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच कल यानी शनिवार को T20 सीरीज का 5वां और आखिरी मैच खेला जाएगा। इसी सीरीज में टीम इंडिया 2-1 से आगे है। पहला मैच बारिश की भेंट चढ़ गया था, जबकि दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज की थी। इसके बाद भारत ने तीसरा और चौथा मैच जीतकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। सभी की नजरें अब कल ब्रिस्बेन में होने वाले 5वें मैच पर है, जिससे सीरीज का नतीजा तय होगा। IPL 2026 में एक बार फिर खेलते नजर आ सकते हैं महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग्स के CEO काशी विश्वनाथन ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि धोनी IPL के अगले सीजन में खेलते दिखेंगे। अगर ऐसा होता है तो ये CSK के साथ धोनी का 17वां और IPL करियर का उनका 19वां सीजन होगा। धोनी IPL की शुरुआत से ही चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहे हैं। 2 साल के लिए सिर्फ उन्हें राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के लिए खेलना पड़ा था, वो भी CSK पर लगे बैन की वजह से। ICC महिला विश्व कप के चैंपियन बेटियों का जगह जगह सम्मान हो रहा है। मुंबई में अपने आधिकारिक आवास वर्षा पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने स्मृति मंधाना, जेमिमा रोड्रिग्स और राधा यादव को सम्मानित किया। इस अवसर पर विश्व कप विजेता टीम में शामिल राज्य के खिलाड़ियों को 2.25 करोड़ रुपए का चेक, जबकि कोच अमोल मजुमदार को 22.5 लाख रुपए का चेक बतौर पुरस्कार दिया गया। सीएम ने सभी सहयोगी स्टाफ के लिए भी 11 लाख रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की। महिला विश्व कप जीत के बाद मध्य प्रदेश की बेटी क्रांति गौड़ अपने गृह जिले छतरपुर पहुंची। खजुराहो एयरपोर्ट पर उनका शानदार स्वागत किया गया। लोग इस चैंपियन बेटी पर फूल बरसाते नजर आए। इस मौके पर उन्होंने बुंदेलखंड की बेटियों के लिए ये संदेश दिया कि अगर सपना देख रही हैं तो पीछे मुड़कर कभी न देखें, लगातार आगे बढ़ते रहें। भारतीय हॉकी के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव के अंतर्राष्ट्रीय स्ट्रो टर्फ हॉकी स्टेडियम मैदान में सद्भावना हॉकी मैच का आयोजन किया गया। बालिका वर्ग में खेलो इंडिया खेलो और साई हॉस्टल की टीम के बीच मैच खेला गया, तो बालक वर्ग में खेलो इंडिया खेलो और जिला हॉकी संघ टीम के बीच मैच हुआ, जिसमें विजेता टीम और उपविजेता टीम को आकर्षक कप प्रदान किया गया। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।